नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम दौर की बात करने वाले हैं। जब भारत आज़ाद तो हुआ, पर सामने एक बहुत बड़ा सवाल था बिखरे हुए भारत को जोड़ने का। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास सरदार पटेल भारत के एकीकरण की गाथा नाम के लेख से कुछ जानकारी है जो बताती है कि ये सब कैसे हुआ। जी। सोचिए जरा, 1947 का वक्त, अंग्रेज चले गए, भारत पाकिस्तान बन गया। लेकिन बीच में ये जो थीं, करीब 565 रियासतें। हाँ, 565। और उन्हें पूरी छूट थी, भारत में मिलो, पाकिस्तान जाओ या अपना अलग देश बना लो। जी, ये तो भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि सरदार पटेल ने ये इतनी मुश्किल स्थिति संभाली कैसे। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सरदार पटेल आखिर थे कौन और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर आई कैसे। देखिए, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वो आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। अब गृह मंत्री के तौर पर ये जो 565 रियासतें थीं, जिनके राजा नवाब अपनी अपनी धुन में थे, उनको भारत में लाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने। और यही उनका सबसे बड़ा मिशन बन गया। आज जो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो इसी महान काम को समर्पित है। बाप रे, 565 रियासतें, ये तो सुनने में ही पहाड़ जैसा काम लग रहा है। तो उनकी रणनीति क्या थी? क्या सिर्फ दबाव बनाया? नहीं, सिर्फ दबाव नहीं। रणनीति काफी सोची समझी थी। मतलब कूटनीति और दृढ़ता का मिश्रण कह सकते हैं। अच्छा। पहला कदम था विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। ये एक तरह का कानूनी कागज था। इसमें रियासतों से कहा गया कि आप बस 3 मुख्य चीजें, रक्षा, विदेश मामले और संचार, ये भारत सरकार को सौंप दें। सिर्फ 3? हाँ, शुरुआत में लेख में भी ये जिक्र है कि ये 3 विषय इसलिए चुने गए क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अहम थे और बाकी मामलों में राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता का भरोसा दिया गया। अच्छा, तो इससे राजाओं की हिचकिचाहट कुछ कम हुई होगी? बिल्कुल। और पटेल साहब और उनके जो बहुत ही काबिल सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने खुद जाकर राजाओं नवाबों से बात की, समझाया, मनाया, कहीं कहीं कुछ रियायतें भी दी। जैसे कुछ वक्त के लिए शाही पेंशन, जिसे प्रीवी पर्स कहते थे, और उनके जो खिताब थे उनको बनाए रखने का वादा। तो ये सिर्फ दबाव नहीं था, बल्कि बातचीत, भरोसा, कूटनीति, सब कुछ था। वीपी मेनन का रोल इसमें बहुत बड़ा माना जाता है, पर्दे के पीछे। लेकिन क्या ये हमेशा काम आया? मतलब जहां बात नहीं बनी वहां क्या हुआ? देखिए, पटेल का लक्ष्य एकदम साफ था, भारत की एकता, भारत की अखंडता। तो जहां प्यार से बातचीत से बात नहीं बनी, वहां फिर दृढ़ता दिखानी पड़ी। साफ कह दिया गया कि भारत अपनी सीमाओं के अंदर कोई अलग, आजाद या विरोधी सत्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर थी। हाँ, जरूरत पड़ने पे दबाव भी। जरूरत पड़ने पे दबाव भी, और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रखा गया, जैसे हैदराबाद के मामले में हुआ था शायद। हाँ, हैदराबाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। वहां के निजाम जो थे वो आजाद रहना चाहते थे। उनकी अपनी एक सेना थी, रजाकार, जो वहां काफी गड़बड़ी फैला रही थी, लोगों पर जुल्म कर रही थी। जब बातचीत पूरी तरह फेल हो गई तो फिर सितंबर 1948 में पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। भारतीय सेना भेजी गई। और फिर बस 5 दिन लगे। 5 दिन में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। फैसला सख्त था, पर उस वक्त जरूरी माना गया। और जूनागढ़ का मामला, वो भी तो कुछ पेचीदा था। हाँ, जूनागढ़ थोड़ा अलग था। वहां नवाब साहब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी और वो भारत के साथ रहना चाहती थी। जब नवाब भाग गए तो भारत ने वहां इंतजाम संभाला और फिर वहां जनमत संग्रह कराया गया, मतलब लोगों से पूछा गया। अच्छा। और लोगों ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का फैसला किया। तो यहाँ शासक की नहीं, जनता की आवाज सुनी गई। और कश्मीर, उसका भी जिक्र आता है इसी दौर में। जी। कश्मीर का मामला तो खैर अलग और काफी जटिल था। वहां पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ, तब महाराजा हरी सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए। हाँ। कुछ सूत्र बताते हैं कि पटेल इसका जल्द और निर्णायक हल चाहते थे, एकदम फाइनल। लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने फिर मामला अपने हाथ में ले लिया, जिससे ये थोड़ा लंबा खिंच गया और उलझ भी गया। तो इन सारी कोशिशों का, इस पूरी मुहिम का नतीजा क्या निकला? क्या सरदार पटेल कामयाब रहे अपने मिशन में? अरे पूरी तरह से कामयाब। आप सोचिए, 560 से ज्यादा रियासतें शांति से भारत में मिल गईं। सच में? सिर्फ कुछ को छोड़कर। हाँ, बस हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे कुछ ही मामले थे जहां थोड़ी सख्ती या फौज की जरूरत पड़ी। और 1949 तक वो भारत का राजनीतिक नक्शा तैयार हो गया था, जिसे हम आज देखते हैं। कमाल है।
इसीलिए तो कुछ इतिहासकारों ने भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को जोड़ा था, वैसे ही पटेल ने भारत को। ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर ये कि इतनी बड़ी उथल-पुथल बिना किसी बड़े गृह युद्ध के संभाल ली गई। उनका वो एक कथन भी है ना कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और कोई भूखा न रहे। बिल्कुल, भोजन के लिए आंसू ना बहाएं। ये दिखाता है कि उनका असली मकसद देश को जोड़कर मजबूत बनाना था, ताकि देश तरक्की कर सके। सही बात है। उन्होंने भारत को टूटने से बचाया, जिसे बाल्कनाइजेशन कहते हैं ना, जैसे बाल्कन देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और लड़ते रहे। अगर पटेल का वो दृढ़ इरादा, वो नेतृत्व न होता, तो शायद आज हम कई देशों में बटे होते। ये सोचने वाली बात है। ये उनकी इच्छा शक्ति और उनकी जो रणनीतिक समझ थी, उसी का नतीजा था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सरदार पटेल का काम शायद बहुत ग्लैमरस न रहा हो, पर्दे के पीछे का था, लेकिन आज के भारत की नींव उसी पर टिकी है। बिल्कुल सही कहा। शायद उतनी चर्चा नहीं होती जितनी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की, पर इस काम के बिना वो आज़ादी शायद अधूरी ही रह जाती। उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत इमारत खड़ी की। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त उस नाजुक मोड़ पर जरा भी ढील दी जाती या इतना पक्का इरादा ना होता, तो आज हमारे क्षेत्र का, दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा होता, भारत की अपनी पहचान क्या होती? ये सवाल वाकई पटेल की दूरदर्शिता और उनके काम के असर को दिखाता है।